नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो खबरें जिनका सीधा असर पूरी दुनिया पर होता है। हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कोने कोने में और बताते हैं किस खबर का इंपैक्ट दुनिया पर हो रहा है। कहां जंगी हलचल है, कहां कूटनीतिक प्लानिंग की जा रही है, कहां कूटनीतिक साजिश की जा रही है, कहां रणनीति बदली जा रही है। बड़े बड़े देशों में क्या हो रहा है, अमेरिका यूरोप में क्या चल रहा है। तो वर्ल्ड नाउ में जिन खबरों की आज हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट खबर की। पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि यूरोप और रूस के बीच जंग का साया मंडरा रहा है। एक महायुद्ध की आहट नजर आ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को जिस लहजे में संबोधित किया है वो सिर्फ बयान नहीं है, खुली धमकी है। पुतिन ने यूरोपीय देशों को लिटिल पिग्स कह दिया है। यानी अब कूटनीति की भाषा नहीं, अब शिष्टाचार नहीं, अब संयम नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं। वहीं यूरोप के अलग अलग देशों से प्रतिक्रियाएं भी आ रही, पलटवार भी आ रहा है। वो भी कह रहे हैं कि रूस की तैयारी ऐसी लग रही है जैसे रूस किसी महायुद्ध की तैयारी कर रहा है और रूस बहुत पावरफुल हो चुका है। ये यूरोपीय देशों के बयान है और छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि रूस यूक्रेन का युद्ध क्या तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। वार पलटवार में लिहाज खत्म हो चुके हैं, चेतावनी खत्म हो चुकी है और अब युद्ध की भाषा शुरू कर दी गई है। यूक्रेन युद्ध की आग पहले से ही सुलग रही है, जो जंगी ज्वाला में भी भड़क चुकी है। नेटो हथियारों से यूरोप को लैस कर रहा है, यूक्रेन को लैस कर रहा है। दूसरी तरफ रूस सीधे अपमान और आक्रमण के शब्दों पर उतर आया है। सवाल बहुत बड़ा है, क्या यूरोप एक और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है या पुतिन सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यह आने वाले तूफान से पहले की खामोशी और तूफान वाला ट्रेलर है। इसके बाद बातचीत करेंगे वर्ल्ड नाउ में एक ऐसे खुलासे की जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाने की काबिलियत रखता है। पूरी दुनिया की जो सियासी जमात है, कारोबारी जमात है, उसको झकझोर सकता है। अमेरिका के कुख्यात जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल से जुड़े मामले में आज बड़े धमाके की आशंका है। जैसे ही अमेरिका में एप्स्टीन फाइल रिलीज होगी, कई चेहरों से नकाब उतर सकता है जो सालों से ताकत, पैसे और रसूख के पर्दे में छिपे रहे। सवाल यह है कि इन फाइलों में दुनिया के किन बड़े नामों की चर्चा है। इसमें नेता भी हैं, नामचीन कारोबारी भी हैं, ग्लोबल पावर सेंटर्स भी हैं, और क्या सब बेनकाब होने जा रहे हैं? क्या इस खुलासे के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आने वाला है? क्या इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में एक तरह से कूटनीतिक हलकों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? वर्ल्ड नाउ में जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का पूरा सच, किसका नाम, कितनी बड़ी साजिश, और आखिरकार इस समय जेफरी एप्स्टीन फाइल को खोलने का मतलब क्या है? इस खुलासे का असर कितनी दूर तक दिखेगा, कितना ज्यादा दिखेगा, सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड नाउ में। वर्ल्ड नाउ में आज बात उस अमेरिका की करेंगे जहां नस्लीय समानता अब सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि सियासी जंग का मैदान बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप फ्रंट फुट पर हैं और इस बार उनके निशाने पर है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन यानी कि DEI प्रोग्राम। ट्रंप का कहना है कि DEI बराबरी नहीं बल्कि भेदभाव को बढ़ाता है। ये नीतियां श्वेत अमेरिकियों को पीछे धकेल रही हैं। सवाल यह, अमेरिका में समानता की परिभाषा क्या है और क्या समानता की परिभाषा बदल रही है? क्या नस्लीय न्याय अब वोट बैंक की राजनीति बन चुका है? और क्या DEI के खिलाफ यह हमला अमेरिका को दो ध्रुवों में बांट सकता है? वर्ल्ड नाउ में आज अमेरिका की उस जंग की कहानी जहां लड़ाई हथियारों से नहीं, नीतियों, पहचान और सत्ता के गलियारों से लड़ी जा रही है। इसके बाद बातचीत करेंगे वर्ल्ड नाउ में आज की एक और बड़ी खबर, आसमान से आई एक रहस्यमयी चुनौती की। धरती के बेहद करीब पहुंच चुका है धूमकेतु कॉमेट 3I एटलस। पिछले कई महीने से वैज्ञानिक इसे ट्रैक कर रहे हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं। हर पल इसकी चाल, इसकी रफ्तार, इसकी दिशा पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है। और सवाल सीधा और बड़ा है, क्या कॉमेट 3I एटलस धरती के लिए खतरा है या फिर अंतरिक्ष से आया कोई अनसुलझा रहस्य है?
इस धूमकेतु की तेज गति, असामान्य ट्रैक और इसके चारों ओर फैली अनिश्चितता वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। तो क्या धरती खतरे में है? क्या किसी बड़े टकराव की आशंका है, या फिर डर सिर्फ अफवाहों तक सीमित है? वर्ल्ड नाउ में जानिए कॉमेट 3i एटलस की पूरी कहानी, खतरे की सच्चाई और वैज्ञानिकों का अब तक का खुलासा, अब तक की जांच, सब कुछ डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में ये तमाम खबरें डिटेल से एक्सप्लेन्स। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे महायुद्ध के आहट की। यूरोप के दरवाजे पर महायुद्ध की सिर्फ आहट ही नहीं, एक तरह से दस्तक आप इसे कह सकते हैं। बस एक ट्रिगर, उसके बाद काम खत्म। उंगली पहले से ही मिसाइलों पर तनी हुई है। एक तरफ मायामी में शांति की बैठकों का ड्रामा, तो दूसरी तरफ बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलों को लोड कर रहा है रूस। और इसी बीच पुतिन का वो बयान जिसने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी। यूरोप में सियासी हलचल तेज हो गई है। यूरोप में युद्ध की तैयारी की जा रही है और इसकी वजह बना है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो बयान, जिसे सीधे तौर पर यूरोप के लिए वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। तो आखिर पुतिन ने ऐसा क्या कहा है और क्यों नेटो से लेकर यूरोपीय यूनियन तक हड़कंप मचा हुआ है और पूरा यूरोप वॉर की तैयारी में लग गया है? यकीन मानिए, यूरोप का हर देश, ईयू का, नेटो का, इस वक्त युद्ध की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। व्लादिमीर पुतिन, रूस के सबसे ताकतवर नेता, जिनके एक एक शब्द का असर अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है। हालिया बयान में पुतिन ने कहा कि अगर रूस की सुरक्षा को चुनौती दी गई तो जवाब ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। यूरोप को खुले मंच से रूस ने वार्निंग दी। राजनयिक भाषा को कुचलता बयान, यानी एक ऐसा बयान जो कूटनीतिक भाषा का भी घोर उल्लंघन करता है, और वो शब्द जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को लिटिल पिग्स बता दिया। मतलब साफ है कि लिहाज खत्म हो चुका है, अब चेतावनी भी नहीं है। ये एक तरह से सीधे मारपीट और युद्ध की भाषा है। शब्दों की तलखी कोई मामूली बयान नहीं है। एक ऐसे नेता की तरफ से है जो इस रीजन में सबसे पावरफुल है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। यह रूस की बदली हुई और अग्रेसिव रणनीति का ऐलान भी है। पुतिन ने यूरोप को न सिर्फ अपमानित किया, बल्कि यह भी जता दिया कि मॉस्को किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक कवर में बात नहीं करेगा। बात आमने सामने की होगी, और बात अगर जंग की होगी तो जंग से ही होगी। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। नेटो लगातार रूस की घेरेबंदी में जुटा हुआ है और यूरोप अमेरिका की लाइन पर चलते हुए यूक्रेन को हथियारों की खुली सप्लाई दे रहा है। पुतिन का यह बयान सीधा संकेत है कि अब रूस रेड लाइन पार करने से नहीं डरेगा। राजनयिक शब्द खत्म हो गए, अब भाषा है मिसाइलों की। जानकारों का मानना है कि यह बयान यूरोप के लिए खुली चेतावनी है। मतलब साफ है कि अगर यूरोप ने दखल और बढ़ाया तो जवाब सिर्फ बयान नहीं होगा, जवाब मैदाने जंग पर दिया जाएगा। रूस की सबसे बड़ी चिंता, जिस बात से बौखलाए हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन, वो क्या है? वो ये है कि यूक्रेन को यूरोप ने हथियारों की निर्बाध सप्लाई खोल दी है और निर्बाध फंड की व्यवस्था कर दी है। यानी यूक्रेन जब तक चाहे वो रूस से लड़ सकता है, और इसी बात से पुतिन बहुत नाराज हो गए हैं। इसलिए पूरे यूरोप को सबक सिखाने की तैयारी इस वक्त रूस कर रहा है। तो सवाल बड़ा है, पुतिन की वार्निंग क्या सिर्फ जुबानी जंग है, या यूरोप के दरवाजे पर एक महायुद्ध की दस्तक हो चुकी है? क्योंकि जब राष्ट्राध्यक्ष यानी कि हेड ऑफ स्टेट चेतावनी की भाषा पर उतर आए, तो समझ लीजिए कि दुनिया एक और खतरनाक युद्ध के दौर में दाखिल हो रही है। दुनिया एक बार फिर दहशत के साए में। रूस ने ऐसा हथियार दुनिया के सामने रख दिया है और यूरोप के बॉर्डर पर तैनात किया है, जिसने पूरे यूरोप की होश उड़ा दी है। यहां तक कि अमेरिका की नींद भी उड़ी हुई है। इस मिसाइल को देखिए आप, ये मिसाइल देखकर ही अच्छे अच्छे मुल्कों की रूह कांप जाए, बड़े बड़े मुल्क थर्रा जाएं। ये सिर्फ मिसाइल नहीं, इसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। ये कयामत का दूसरा नाम है। यानी अगर इस मिसाइल को दागा तो जिस मुल्क पे ये मिसाइल चलेगा वहां कयामत तय है।
इसका नाम है ओरेशनिक। ओरेशनिक मिसाइल के बारे में भी जान लीजिए। रूस के नए खौफ का नाम इसे बताया जाता है। जरा फुल स्क्रीन आप एक बार तस्वीर देखिए। यह मिसाइल तैनात किया जा रहा है बेलारूस में। बेलारूस से इस मिसाइल से अब क्या यूरोप पर हमला करने वाले हैं पुतिन, यह सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। यह मिसाइल जो है ओरेशनिक, यह बहुत खतरनाक माना जाता है। यह मौत का दूसरा नाम है। क्यों यह मौत का दूसरा नाम है, कयामत का दूसरा नाम, समझ लीजिए। रूस की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। RS-26 रूबीज प्लेटफॉर्म पर आधारित है। रफ्तार जो रडार को भी मात दे दे। स्पीड की अगर बात की जाए तो मैक 10+ की स्पीड है। ट्रैकिंग लगभग नामुमकिन, इसे ट्रैक किया ही नहीं जा सकता। रेंज जो यूरोप के किसी भी देश को कवर करता हो, 1000 से लेकर 5500 किलोमीटर की दूरी, यानी पूरे यूरोप को नाप सकता है ये अकेले ये मिसाइल जो आप देख रहे हैं, जिसका नाम ओरेशनिक है। पश्चिमी ठिकाने भी इसके निशाने पर आते हैं। विनाशक क्षमता जान लीजिए, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की ताकत रखता है। क्लस्टर सबम्यूशन का विकल्प है, यानी कि एक मिसाइल से 4-5 मिसाइल निकल सकते हैं। अमेरिकी थार्ड और एजीस कोर जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भेदने की ताकत रखता है। मिसाइल डिफेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, किसी भी एयर डिफेंस के लिए। नाम का मतलब भी खतरनाक है। रूसी में ओरेशनिक मतलब हेजल ट्री, यानी कि वॉरहेड के फैलाव और तबाही का संकेत माना जाता है। रूस का दावा है कि ओरेशनिक किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को आराम से चकमा दे सकती है। ना पेट्रियट काम आएगा, ना थार्ड काम आएगा, ना आयरन डोन काम आएगा, ना नाटो की ढाल काम आएगी। यही वजह है कि पश्चिमी देशों में इसे डूम्सडे वेपन कहा जा रहा है, यानी कयामत के दिन का हथियार। रूस की सेना ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया है और बेलारूस में तैनात करने का फैसला किया है। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं रूस किस तरह का एग्रेशन अपना रहा है। और अगर नेटो इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है, यूक्रेन को रसद, हथियार, पैसे नेटो दे रहा है, यूरोपियन यूनियन भी दे रहा है। लेकिन अगर युद्ध में डायरेक्ट नेटो उतरता है, यूरोपियन यूनियन कूदता है, तो फिर समझिए कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। यानी यूक्रेन के जंग ने दुनिया को वैसे भी दो ध्रुवों में बांट दिया है। एक तरफ यूरोप और नेटो, दूसरी तरफ अकेला लेकिन आक्रामक रूस, पर्दे के पीछे से ईरान और चीन और नॉर्थ कोरिया का साथ। ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया रूस को मिला दे तो फिर ताकत बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए वो कंपैरिजन नहीं करेंगे। यूरोप वर्सेस रूस की ताकत आप देख लीजिए। यूरोप एक तरफ, पूरा यूरोप एक तरफ और रूस की ताकत एक तरफ। क्या कहते हैं आंकड़े अगर दोनों आमने सामने होते हैं? यूरोप में 30 से ज्यादा देश एक साथ आ जाएंगे। दुनिया के सबसे बड़ी डिफेंस अलायंस यूरोपीय यूनियन या नेटो को भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर यूरोप आए तो लाजमी है नेटो के चार्टर 5 के हिसाब से नेटो को भी इस युद्ध में शामिल होना होगा। यूरोप के कुल सैन्य बजट की अगर बात की जाए तो ये $1 ट्रिलियन डिफेंस बजट। एडवांस टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ फाइटर जेट्स इनके पास हैं। एयर डिफेंस और नेवल की एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है यूरोप के पास। अब रूस की ताकत को भी देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार भंडार भी रूस के पास है, हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा रूस के पास है, भारी टैंक और आर्टिलरी फोर्स रूस के पास है। जमीनी युद्ध में, कॉम्बैट में जबरदस्त अनुभव यूरोप को डरा रहा है। ऊर्जा भी एक तरह का हथियार है, क्योंकि गैस और तेल असीमित मात्रा में रूस के पास है, कभी ना खत्म होने वाले भंडार। अब जरा बेलारूस की तस्वीर आप देखिए, जहां रूस की सेना ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ओरेशनिक को तैनात करने का फैसला किया है। ये वही मिसाइलें हैं जिन्हें रोकने में नेटो के डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो जाते हैं। ओरेशनिक की तैनाती सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है, एक वार्निंग है यूरोप को
कि रूस के लफड़े से दूर रहो, रूस और यूक्रेन के विवाद से अपने आप को दूर रखिए। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने क्लियर कर दिया, अगर जरूरत पड़ी और अगला वार पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। सवाल बड़ा, क्या ओरिशनिक दुनिया को एक और महायुद्ध की तरफ ले जा रही है, या सिर्फ मसल फ्लेक्स है, यानी कि ताकत दिखाने का खेल? अब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं इस मिसाइल की एक बार फिर से। जरा देखिए किस तरह से एक घातक मिसाइल बेलारूस में रूस ने तैनात करने का फैसला किया, जिसके बाद पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ रूस अपनी ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ यूरोप लगातार पलटवार कर रहा है। खुद रूसी सेना के टॉप जनरल वालेरी गेरासिमोव ने साफ कर दिया है कि रूस ने इन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस पूरी की पूरी सैन्य ब्रिगेड यूरोप के बॉर्डर पर खड़ी कर दी है। एक तरफ मायामी भी है, जहां पर पश्चिमी देश शांति, संवाद और कूटनीतिक बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या शांति की बातें सिर्फ दिखावा हैं? अगर मायामी में शांति की बात की जा रही है तो फिर यह बॉर्डर पर क्या चल रहा है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आग में घी डाल चुका है। यूरोप को लिटिल पिग्स कहकर पुतिन ने संदेश साफ दे दिया है, भाषा नहीं बदलेगी, बेशक हालात बदल जाएं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बेलारूस से मिसाइल लॉन्च होते हैं तो यूरोप के बड़े शहर बर्लिन, पेरिस, वार्सा मिनटों में निशाने पर होंगे और तबाही की वो तस्वीर दिखेगी जो शायद दुनिया ने आज तक नहीं देखी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा और भी चौंकाने वाला है। पुतिन ने कहा है कि भले ही इन मिसाइलों में परमाणु वॉरहेड ना लगाए जाएं, फिर भी इनकी तबाही मचाने की ताकत परमाणु हथियारों के बराबर है। पुतिन के शब्दों में ये हथियार अजेय हैं, इन्हें हवा में मार गिराना लगभग नामुमकिन है। जानकार मानते हैं कि अगर ऐसी हाइपरसोनिक ब्रिगेड को युद्ध में पूरी तरह उतार दिया गया तो जंग का संतुलन कुछ ही मिनटों में बदल सकता है। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर मिलिट्री थिंक टैंक अलर्ट मोड में आ गया है। यूरोप भी तैयारी कर रहा है। यूरोप में कहां युद्ध अभ्यास हो रहे हैं, पूरे यूरोप की बात की जाए तो देखिए, पोलैंड में रूस और बेलारूस की सीमा से सटा संवेदनशील इलाका है और यहां पर युद्ध अभ्यास यूरोप ने शुरू कर दिया है। नेटो के बड़े जमीनी युद्ध अभ्यास यहां देखे जा सकते हैं। टैंक, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है। यहां अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों की भी मौजूदगी है, जर्मनी की भी मौजूदगी है। जर्मनी में नेटो लॉजिस्टिक्स हब बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सैनिकों और हथियारों की तेज मूवमेंट का अभ्यास भी किया जा रहा है। रेल, सड़क और हवाई रास्तों से युद्धकालीन सप्लाई की रिहर्सल की जा रही है। बुल्गारिया को ले लीजिए, काला सागर के पास बड़ा युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। नेवल और एयरफोर्स ड्रिल यहां चल रहा है। रूस को सीधा संदेश है, ब्लैक सी पर किसकी नजर है। रोमानिया में भी यूक्रेन सीमा के बेहद करीब है, यहां मिसाइल डिफेंस की सिस्टम की तैनाती की जा रही है। अमेरिकी फाइटर जेट्स के साथ यहां पर युद्ध अभ्यास, वॉर एक्सरसाइज चल रहा है। बेल्जियम में नेटो मुख्यालय का जो देश है, वहां कमांड एंड कंट्रोल वॉर ड्रिल चल रहा है। साइबर स्पेस वॉरफेयर की तैयारी भी की जा रही है। बाल्टिक देश, जिसमें कि एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया आते हैं, रूस की सीमा सटे सबसे हाई रिस्क जोन माने जाते हैं। यहां पर फुल स्केल वॉर एक्सरसाइज जारी है। एयर स्ट्राइक, पैराट्रूपर्स और नेवल अभ्यास चल रहे हैं। फिनलैंड नेटो का नया सदस्य है, रूस के साथ लंबी सीमा लगती है। यहां आर्कटिक वॉरफेयर ट्रेनिंग दी जा रही है। बर्फीली इलाकों में कैसे युद्ध किया जाए, इसकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। स्वीडन में समंदर में नौसैनिकों का अभ्यास चल रहा है। सबमरीन और एयर डिफेंस ड्रिल कराए जा रहे हैं। यानी एक तरह से अगर आप देखेंगे आज की तारीख में, तो पूरा यूरोप ही इस वक्त वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। तो क्या यह सब हवा हवाई है? मैं आपको बहुत गंभीर चीजें बता रहा हूं, बहुत गंभीर खबर दिखा रहा हूं। पूरे यूरोप में हर देश युद्ध अभ्यास में लगा हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूरोप को लिटिल पिग्स कह रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच शांति के आज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। क्या 2026 में विध्वंस होने वाला है? और सवाल बिल्कुल जायज है, सिर्फ क्या यह अभ्यास है या यूरोप भी महायुद्ध की तैयारी में लग गया है? रूस के खिलाफ नेटो की तैनाती, नेटो का यह अभ्यास क्या सीधे टकराव की आहट नहीं है? एक तरफ रूस की मिसाइलें तन चुकी है, दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की आर्थिक सांस भी फूल रही है।
ब्रुसेल्स में बैठे जेलेंस्की ने यूरोप को सीधा संदेश दे दिया है कि पैसा दो वरना युद्ध कमजोर पड़ेगा। ब्रसेल्स के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का लहजा पहले से कहीं ज्यादा बेचैन दिखा। जेलेंस्की ने खुलासा किया कि यूक्रेन का युद्धकालीन खजाना अब सिर्फ कुछ महीनों का मेहमान रह गया है। उन्होंने साफ कहा कि 2025 के अंत तक यूरोप से फंड नहीं मिला तो यूक्रेन को अपने सबसे बड़े हथियार ड्रोन उत्पादन में कटौती करनी पड़ेगी। यूक्रेन का खजाना कैसे खाली हुआ? यूक्रेन को $60 बिलियन की तत्कालीन जरूरत है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से भी मदद मांगी है। उनका कहना है कि 2025 के एंड तक अगर फंड रिलीज नहीं किया गया तो आर्थिक संकट गहरा जाएगा। फंड की कमी की वजह से ड्रोन उत्पादन कम करना पड़ेगा। ड्रोन उत्पादन कम हुए तो फ्रंटलाइन पर सैनिक कमजोर हो जाएंगे, सैन्य ताकत कमजोर होने का डर है। यूरोप में रूस की 210 अरब यूरो की संपत्ति फ्रीज कर दी गई। सबसे ज्यादा पैसा बेल्जियम के यूरोक्लियर में फंसा हुआ है। यूक्रेन को फंड देने का यूरोप पर भारी दबाव है। देरी हुई तो रूस को रणनीतिक बढ़त हासिल हो सकती है। यानी वो ड्रोन जिनके दम पर यूक्रेन अब तक रूसी सेना को रोकता आया है, अब खुद फंड की कमी से जमीन पर आ सकता है। जेलेंस्की की नजर अब रूस की उस 210 अरब यूरो की रकम पर है जो यूरोप में फ्रीज कर दी गई है और इसकी वजह से गुस्से से लाल हो गए हैं राष्ट्रपति पुतिन। इसलिए वो बार बार यूरोप को धमका रहे हैं और बेलारूस में ओरिशने की तैनाती की जा रही है। खासतौर पर बेल्जियम के यूरोक्लियर बैंक में जो रूसी संपत्ति उसको फ्रीज कर दिया गया है। यूक्रेन चाहता है कि इस रूसी पैसे को जब्त करके सीधे कीव के युद्ध में खर्च कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरोप कानूनी जोखिम उठाएगा? क्या रूस की जब्त संपत्ति यूक्रेन को दी जाएगी या फिर जेलेंस्की का यह अल्टीमेटम सिर्फ दबाव की रणनीति है? रूस के फंड को जबरन हथियाने की कोशिशों पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने कूटनीतिक भाषा की परवाह किए बिना सीधे तौर पर यूरोप को पूर्ण पतन का शिकार बताते हुए उसकी राजनीतिक और आर्थिक कमजोरी पर करारा प्रहार किया। पुतिन ने कहा कि यूरोप अब केवल दिखावे की कूटनीति में उलझा है, जबकि असल में वो अंदर से बिखर चुका है। रूस के खिलाफ उठाए जा रहे आर्थिक और वित्तीय कदम यूरोप की अपनी नींव हिला सकते हैं, जिसका खामियाजा पूरे महाद्वीप को भुगतना पड़ेगा। उनका यह कटाक्ष, ये तंज इस बात का साफ इशारा है कि रूस अपनी ताकत में के केंद्र में बना हुआ है और किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय साजिश को पूरी गंभीरता से ले रहा है। इधर रूस के खिलाफ ब्रिटेन भी मैदान में उतर आया है। ब्रिटिश चीफ ऑफ डिफेंस और खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख ने एक जोरदार बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि रूस की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। MI6 के चीफ ने कहा कि रूस की सैन्य और खुफिया गतिविधियां न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। ब्रिटेन अब और भी सख्त कदम उठाने को तैयार है ताकि रूस की विस्तारवादी नीति को रोका जा सके। आपको सुनाते हैं ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के प्रमुख एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड नाइटन का बयान क्या आया है। Most obvious impact on all of us will be the cost of building this resilience. Sons and daughters, colleagues, veterans will all have a part to play, to build, to serve, and if necessary, to fight. And more families will know what sacrifice for our nation means. MI6 के चीफ कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। वक्त आ चुका है कि जब हम अपने देश के लिए लड़ें। ब्रिटेन की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब रूस अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है और यूरोप में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटेन का एक कड़ा रुख रूस पर अतिरिक्त दबाव बनाने का संकेत है और आने वाले दिनों में इस दिशा में नए कदम उठाए जा सकते हैं। नेटो के दिलों में अब दहशत है क्योंकि पुतिन की हर चाल यूरोप के लिए बढ़ती हुई खतरा बनती जा रही है। रूस की नई सैन्य ताकत ने सबकी नींद उड़ा दी और नेटो देशों के लिए सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। रूस नेटो देशों पर हमला कर सकता है, ये नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा है। रूसी ड्रोन अटैक्स और मिसाइल थ्रेट से डर का माहौल बना हुआ है। नेटो को पुतिन की एग्रेसिव पॉलिसी से डर लग रहा है। बेलारूस की सीमा कई नेटो देशों से जुड़ी हुई है, जहां पोलैंड, लिथुआनिया, लिथुआनिया इस बॉर्डर एरिया में आते हैं। यानी एक तरफ अमेरिका शांति के स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता है, दूसरी तरफ नेटो और यूरोप युद्ध की तैयारी में लगा है। इतिहास गवाह है कि जब हथियार बोलने लगते हैं, बयान सिर्फ रिकॉर्ड में रह जाते हैं। यूरोप के दरवाजे पर
एक ऐसा युद्ध खड़ा है जो अगर शुरू हुआ तो यह सीमाओं में नहीं बंधेगा। सवाल सिर्फ इतना कि क्या दुनिया ट्रिगर रुकने का इंतजार कर रही है या फिर तबाही का। दोनों पक्षों को शांत करने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या पूरी दुनिया एक और युद्ध का तमाशा देखना चाहती है? इस खबर पर हमारी नजर आइए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर की। एक ऐसा खुलासा जो पूरी दुनिया में भूचाल ला सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया इस खुलासे की जद में है। अमेरिका के कुख्यात जेफरी एप्स्टीन फाइल से जुड़े मामले में आज सबसे बड़ा धमाका होने की आशंका है। जैसे ही एप्स्टीन फाइलें रिलीज होंगी वैसे ही उन चेहरों से नकाब उतर सकता है जो अब तक पर्दे के पीछे थे। माना जा रहा है कि इन फाइलों में दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, राजनेता और पावरफुल नेटवर्क से जुड़े नाम दर्ज हैं। ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, बल्कि हजारों पन्नों की फाइलें हैं। 95,000 से ज्यादा तस्वीर और संवेदनशील बैंक रिकॉर्ड्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब स्कैंडल से जुड़ी 68 नई तस्वीरें देर रात सार्वजनिक की गई। इन तस्वीरों को अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी ने डेमोक्रेट सांसदों ने रिलीज किया। इन तस्वीरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब उन रसूखदारों की पहचान सामने आएगी जिन पर अब तक शक तो था लेकिन सबूत नहीं था? क्या एप्स्टीन का वो काला नेटवर्क जिसे सालों तक दबाया गया अब पूरी दुनिया के सामने होगा? एप्स्टीन की रहस्यमयी मौत, उससे पहले गुप्त डील्स और ये फाइलें, हर कड़ी एक ही सवाल पूछ रही है, क्या अब छुपा हुआ सच बाहर आने वाला है? सबसे पहले एप्स्टीन फाइल से जुड़ी 3 अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे जेफरी एप्स्टीन कौन था, यह बवाल क्यों हुआ है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं जेफरी एप्स्टीन के फाइल से जुड़ी हुई, इस तस्वीर को पहले समझिए। यह पूर्व ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू की तस्वीर है। तस्वीर में प्रिंस एंड्रयू 17 साल की वर्जीनिया ग्रिफे की कमर पर हाथ रखे हुए हैं। यह तस्वीर मार्च 2001 को लंदन के एक घर पर ली गई थी। हालांकि जो ये प्रिंस हैं इनको राजघराने से इसी एप्स्टीन फाइल के खुलासे की वजह से बेदखल कर दिया गया। दूसरी तस्वीर लेकर आइए। ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। तस्वीर में ट्रंप 6 महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे छिपाए गए हैं, लेकिन ट्रंप का चेहरा साफ साफ देखा जा सकता है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तीसरी तस्वीर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की है। इस तस्वीर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बीच में, जेफरी एप्स्टीन दाएं और उनकी प्रेमिका गिस्लेन मैक्सवेल दाएं से दूसरी हैं। ये कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे लेकर अमेरिका के अंदर भी हलचल बहुत तेज है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि उनका 2005 के बाद से जेफरी एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तस्वीरें तो तस्वीरें। अब जब तस्वीरें सामने आ रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब पहले समझिए कि जेफरी एप्स्टीन है कौन जिसका जिन, जिसका भूत बड़े बड़े कारोबारियों को डरा रहा है। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के एक यहूदी परिवार में जन्म, शुरुआती करियर बियर स्टर्न्स से शुरुआत, 1981 में अपनी फाइनेंस फर्म बनाई। अमेरिकी फाइनेंसर और सोशलाइट हाई प्रोफाइल नेटवर्क, बिजनेस, पॉलिटिक्स और रॉयल फैमिली से लिंक के तौर पर उनकी पहचान बनी। आरोप क्या लगे? आरोप यह लगे कि साल 2000 के दशक में नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण और लड़कियों की ट्रैफिकिंग, यानी कि सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप। 2008 में सेक्स क्राइम में दोषी पाए जाने पर 13 महीने की जेल, फिर प्रोबेशन में 2019 में दोबारा गिरफ्तारी, सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने का एलिगेशन। उसके बाद 2019 में अगस्त में जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में जेफरी एप्स्टीन की मौत हो जाती है। आधिकारिक बयान यह आता है कि जेफरी एप्स्टीन आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन जेफरी एप्स्टीन के गले की हड्डी टूटी हुई थी और सिर के पीछे गंभीर चोट थे। इसे आज तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी माना जाता है कि जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड यही बताते हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड किया। हालांकि ये जो जेफरी एप्स्टीन फाइल है जिसका खुलासा हो रहा है, इस बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मुहर लगाई। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप अब तक इन फाइलों को सार्वजनिक करने के विरोध में थे, लेकिन उनकी ही पार्टी के सांसदों ने उन पर दबाव बनाया और आखिरकार इसे कानून का रूप मिल गया। कई सालों से लोग चाहते थे कि आखिर एप्स्टीन के नेटवर्क में कौन कौन शामिल था, वो नाम सामने आए। इसमें
दर्ज नाम में दुनिया की राजनीति से जुड़े, व्यापार से जुड़े, मनोरंजन जगत से जुड़े कई बड़े लोगों के नाम हो सकते हैं जो परेशानी में आ सकते हैं। अब सभी की नजरें फाइल्स के सार्वजनिक होने पर टिक रही हैं जब पूरा डेटा रिलीज कर दिया जाएगा। जेफरी एप्स्टीन पर एक पावरफुल फाइनेंसर जिसने नाबालिग लड़कियों के शोषण के आरोपों के बाद सुर्खियां बटोरी और कुछ दशकों पहले उनके सामाजिक घेरे में एक नाम अक्सर दिखाई देता था, वो था डोनाल्ड ट्रंप का। आज हम बताएंगे जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता कैसा था, कब टूट गया और अब सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती को देखते हैं और एक रियल फोटो मैं आपको दिखाता हूं। यह है जेफरी एप्स्टीन और ये है भाई साहब ट्रंप। तो ये दोनों जो हैं ये बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे और कुछ इसी तरह से साथ साथ घूमते थे, क्योंकि दोनों हाई सोसाइटी के जाने माने चेहरों में गिने जाते थे। ट्रंप बिजनेस की दुनिया में बहुत मशहूर थे। एप्स्टीन जो है वो अमीर फाइनेंशियल एडवाइजर थे, वो कारोबारी दुनिया में बहुत मशहूर थे। दोनों की मुलाकात न्यूयॉर्क की एलीट पार्टियों में हुई थी। ट्रंप और एप्स्टीन दोनों पाम बीच में प्रॉपर्टी भी रखते थे। दोनों एक दूसरे की पार्टियों में आमतौर पर हमेशा शामिल भी होते थे और देखे भी जाते थे। ट्रंप का मार-ए-लागो क्लब अमेरिका का हैंगआउट स्पॉट हुआ करता था। कई पार्टियों में दोनों साथ साथ देखे गए, कई फैशन और सोशल इवेंट्स में दोनों साथ साथ देखे गए। एप्स्टीन के जेट से यात्रा करते थे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने 7 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से ट्रैवल किया था। ये उड़ानें ज्यादातर पाम बीच और न्यूयॉर्क के बीच हुई थी। 2004 में ट्रंप और एप्स्टीन के बीच विवाद हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब वो जेफरी एप्स्टीन को अपना दोस्त नहीं मानते और 2005 के बाद ये मामला पूरी तरीके से अलग हो गया। हालांकि ये दावा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। साल था 2002 और न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कही जिसने आज अमेरिका की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने 2002 में कहा था कि मैं जेफरी एप्स्टीन को 15 सालों से जानता हूं। वो एक शानदार इंसान है, उनके साथ रहना मजेदार होता है, उसे भी सुंदर महिलाएं पसंद हैं और उनमें से कई महिलाओं की उम्र कम होती है। यानी सत्ता, पैसा, सोशल सर्कल और सेक्स के इस ट्रायंगल में ट्रंप एप्स्टीन की दोस्ती कोई छिपी कहानी नहीं थी, बल्कि दोनों खुलेआम एक दूसरे की तारीफ किया करते थे। पुराने वीडियो और तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि दोनों की मुलाकातें सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि उनकी दोस्ती हाई प्रोफाइल पार्टियों, निजी क्लब और एक्सक्लूसिव गैदरिंग तक फैली हुई थी। लेकिन कहानी यहां से पलटती है। एप्स्टीन पर लगे सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों के बाद डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे एप्स्टीन से दूर होने लगते हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, उन्होंने कहा कि मैं एप्स्टीन का फैन नहीं हूं, हमारी नहीं बनती थी, हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। साल 2004 एक ऐसा साल जिसने न्यूयॉर्क और पाम बीच के दो चमकते अरबपतियों की दोस्ती को पलट कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन दोनों क्लब में साथ रहे, पार्टियों में साथ रहे, पर प्रॉपर्टी की जंग ने रिश्ता को चकनाचूर कर दिया। कभी न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के सोशल सर्कल में दोनों एक साथ एक टीम की तरह नजर आते थे। ट्रंप के मार-ए-लागो क्लब में एप्स्टीन की एंट्री बेरोक-टोक थी, कभी भी, और आम बात थी। पाम बीच के प्राइवेट इवेंट्स में दोनों घंटों साथ बैठकर प्लानिंग करते, बिजनेस, पार्टी, नेटवर्किंग सब कुछ शेयर करते थे। लेकिन साल 2004 ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोनों की दोस्ती में दरार पड़ने का कारण बना एक प्रॉपर्टी जो बाद में इनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदलने के लिए जाना जाता है। पाम बीच में एक आलीशान मेंशन नीलामी में उतरा। ट्रंप ने बोली लगाई, इस पर जेफरी एप्स्टीन ने भी दिलचस्पी दिखा दी, लेकिन आखिरी बाजी ट्रंप ने मार दी। बताया जाता है यहीं से दोनों की वफादारी का आखिरी धागा भी टूट गया। ट्रंप ने वो मेंशन खरीदकर करोड़ों के मुनाफे में बेच दिया। इसके बाद एप्स्टीन नाराज हो गए। बिजनेस के इस टकराव ने सोशल लाइफ की नजदीकियों को भी खत्म कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उस साल के बाद ट्रंप ने एप्स्टीन से दूरी बना ली। पारिवारिक कार्यक्रमों से लेकर हाई प्रोफाइल पार्टियों तक दोनों की राहें अलग हो चुकी थी। कभी फन टू बी विद कहने वाले ट्रंप बाद में एप्स्टीन से पब्लिकली किनारा करते नजर आने लगे। 2004 का ये प्रॉपर्टी वॉर सिर्फ मेंशन की कहानी नहीं थी,
ये उस रिश्ते का अंत था जिसने न्यूयॉर्क और पाम बीच की हाई सोसाइटी को सालों तक आकार दिया था। एप्स्टीन फाइल्स पर वापस लौटते हैं। किन दिग्गजों के राज छिपे हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, कुछ फोटोज तो आ भी गए। बिल क्लिंटन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, इनके भी कुछ फोटोज आ चुके हैं। लैरी सैमस पूर्व वित्त मंत्री और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष। रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री। प्रिंस एंड्रयू, पूर्व प्रिंस कह सकते हैं आप, ड्यूक ऑफ यॉर्क, किंग चार्ल्स तृतीय के भाई। हालांकि अब इनको किंग के परिवार से बेदखल किया जा चुका है, इसी एलिगेशन की वजह से फोटो हमने अभी आपको दिखाई। सारा फर्ग्यूसन डचेस ऑफ यॉर्क। पत्रकार और लेखकों में आ जाइए। माइकल वुल्फ पत्रकार, स्तंभकार और लेखक भी रहे। पेगी सीगल प्रचारक। नोम चॉम्स्की भाषाविद और प्रोफेसर। कानून और वित्त से जुड़ी हुई हस्तियां जो अभी तक सामने आई हैं उसमें एलन डाशेवेल्स जो कि वकील हैं, ग्लेन डबिन हेज फंड मैनेजर हैं, ईवा एंडरसन और डबिन पूर्व में स्वीडन, ग्लेन डबिन की पत्नी, लेस वैक्सनर एल ब्रांड्स की संस्थापक, एबिगेल वैक्सनर लेस वैक्सनर की पत्नी, कैथरीन रूमलर पूर्व व्हाइट हाउस की वकील। व्यापार और तकनीक से जुड़ी हस्तियां, सबसे बड़ा नाम इलॉन मस्क, अमेरिकी अरबपति उद्यमी, इनको कौन नहीं जानता। पीटर थियल अरबपति निवेशक, टॉम फ्रिट्जकर व्यवसायी और परोपकारी, जीन ल्यूक ब्रुनेल पूर्व मॉडलिंग एजेंट, फेडरिक फेकाई सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट, अलेक्जेंडर फेकाई फेडरिक हेकाई के बेटे। मनोरंजन यानी कि आप हॉलीवुड में भी आ जाइए। सबसे पहला नाम माइकल जैक्सन, हालांकि माइकल जैक्सन हमारे बीच नहीं है, अमेरिका के बहुत मशहूर पॉप स्टार और आज भी अमेरिका के सबसे जाने माने और मशहूर पॉप स्टार में माइकल जैक्सन की गिनती होती है। माइक जैगर रोलिंग स्टोन्स के सबसे प्रमुख गायक। इसके अलावा कोर्टनी लव जो कि सिंगर हैं, नोआमी कैम्पबेल मॉडल है, क्रिस टकर एक्टर हैं, माला मैपल्स ट्रंप की पूर्व पत्नी, टिफनी ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप और माला मैपल्स की बेटी। एप्स्टीन के सहयोगी और कर्मचारी में करीब 19 नाम हैं जो अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि यह तो बस अभी एक छोटा सा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यही वजह है कि 2025 में जब दोबारा एप्स्टीन की फाइलें, कोर्ट डॉक्यूमेंट और पुराने बयान सामने आ रहे हैं तो ट्रंप का वही पुराना इंटरव्यू आज सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कानून साइन कर दिया है जिसने दुनिया भर की राजनीति, बिजनेस और पावर सर्कल में हलचल मचा दी है। ये वो नाम है जो अमेरिका में इनके संपर्क में थे। दुनिया के कई देशों के कई मिनिस्टर्स, कई नेता, कई उद्योगपति, कई बड़े उद्योगपति, कई बड़े कारोबारी, बड़े लॉयर्स के भी नाम हो सकते हैं इस एप्स्टीन फाइल में। ये जो बिल पास किया गया इसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जो खुलने जा रही हैं, जिनके राज कई सालों से दबे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप सरकार का दावा है कि सच्चाई आगे आएगी, पारदर्शिता ही न्याय है, लेकिन इस फैसले से डर कई बड़े नामों के चेहरे पर दिख रहा है, क्योंकि एप्स्टीन डायरी की और नेटवर्क में शामिल लोग अब बेनकाब हो सकते हैं। 2025 में इस केस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए ये भी जल्दी से देख लीजिए। अमेरिकी कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। एप्स्टीन एस्टेट से नए ईमेल और दस्तावेज तलब किए गए। 20 से ज्यादा बैंकों के खातों की जांच की गई। ट्रंप का सख्त आदेश एजी पॉम बॉन्डाई को जांच के निर्देश दिए गए। क्लिंटन समेत अन्य वीआईपी कनेक्शन की पड़ताल की बात कही। डेमोक्रेटिक कमेटी की तीसरी फाइल सामने आई। नई लिस्ट में कई बड़े नाम सामने आए, जिसमें इलॉन मस्क, पीटर थियल और स्टीव बैनन के नाम शामिल हैं। पीड़िताओं की बड़ी घोषणा, क्लाइंट लिस्ट खुद बनवाएंगी सर्वाइवर। एप्स्टीन के सहयोगियों के नाम इससे सार्वजनिक हो सकते हैं। अमेरिका में इससे नई खलबली मची हुई है। अमेरिकी कांग्रेस की ओवरसाइट कमेटी ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी तस्वीरें भी जारी कर दी हैं और अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन की 19 नई तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई तस्वीरें शामिल हैं। 12 से 18 दिसंबर को एप्स्टीन की संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज और अब तक 68 फोटो जारी कर दिए गए हैं।
बिल गेट्स समेत 5 हस्तियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। यानी वो सच जिसे दुनिया जानना चाहती थी, जो राज बन चुका था, ऐसा लगा था ये सच कभी सामने आ ही नहीं पाएगा, वो अब धीरे धीरे एक एक करके सामने आ रही है। कई ताकतवर लोगों के साम्राज्य हिलने वाले हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों तक ट्रंप प्रशासन इस बिल का कड़ा विरोध कर रहा था। यहां तक कि रिपब्लिकन सांसद लॉरेन बोयबट को व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में बुलाया गया। उन्हें मनाने की कोशिश हुई, लेकिन बोयबट अपनी मांग से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि फाइलें जारी करने के बाद सरकार को जनता को कुछ बातें साफ साफ बतानी होंगी। जैसे कि ये बताना होगा कि दस्तावेज में कौन कौन से हिस्से काले किए गए हैं और ऐसा क्यों किया गया। साथ ही ये भी बताना होगा कि किस तरह की सामग्री जनता के सामने रखी गई और किस तरह की सामग्री को जारी नहीं किया गया, क्या छिपाया गया है। इसके अलावा सरकार को उन सभी सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों की पूरी सूची देनी होगी जिनका नाम या किसी भी तरह का जिक्र इन फाइलों में आया है। ये सारी जानकारियां फाइलें जारी होने के 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक करना जरूरी होगा। यह भी साफ नहीं है कि वास्तव में कौन कौन से दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे, उनमें से कितना नया होगा। पिछले करीब 20 सालों में एप्स्टीन की यौन अपराधों से जुड़े हजारों दस्तावेज पहले ही दीवानी मुकदमों और सूचना का अधिकार जैसी मांगों के जरिए सामने आ चुके हैं। लेकिन अब जो 68 तस्वीरें सामने हैं, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उन राजों की झलक है जो अब तक फाइलों में दफन थी। अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों द्वारा जारी की गई तस्वीरें सीधे सीधे सत्ता के गलियारों की तरफ इशारा कर रही हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि तस्वीरों में क्या है, सवाल यह कि फाइलों में क्या है। जब एप्स्टीन फाइलें पूरी तरह खुलेंगी तो कितनी नई परतें उधेड़ी जाएंगी, कितने ताकतवर चेहरों को बेनकाब करेंगे, कितने नाम सामने आएंगे। ये सब अब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। यानी चंद घंटे सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया की सियासत के लिए इम्तिहान वाले हैं, क्योंकि जब सच सामने आता है तो कुर्सियां नहीं बचती, सत्ता की इमारतें भी हिल जाती हैं। इस पर हमारी नजर रहेगी, इससे जुड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। वर्ल्ड नाउ में अमेरिका की उस खबर की बात करते हैं जहां पर तनाव बढ़ रहा है। नस्लीय समानता पर अब सियासी युद्ध छिड़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर फ्रंट फुट पर हैं और इस बार निशाने पर हैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन यानी कि DEI प्रोग्राम। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस नए प्रोग्राम के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। यह मोर्चा सबसे संवेदनशील है, नस्ल और पहचान की राजनीति। ट्रंप की टीम ने श्वेत पुरुषों से खुली अपील की है कि अगर कार्यस्थल पर आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो आप फौरन शिकायत दर्ज कराएं। ट्रंप का दावा है कि संघीय सरकार और बड़ी कंपनियों में चल रहे DEI प्रोग्राम दरअसल अमेरिका के श्वेत बहुमत के खिलाफ साजिश है। ट्रंप का कहना है कि डाइवर्सिटी के नाम पर व्हाइट अमेरिकन को पीछे धकेला जा रहा है। सबसे पहले DEI क्या है जिसके खिलाफ खड़े हो गए डोनाल्ड ट्रंप, ये समझिए। DEI का मतलब है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग नस्ल, जेंडर, धर्म, उम्र, पृष्ठभूमि और सोच को जगह। इक्विटी यानी कि समान अवसर, सबको बराबर का मौका देने के लिए अतिरिक्त सहयोग, ऐतिहासिक भेदभाव की भरपाई। फिर है इंक्लूजन यानी कि समावेश, हर व्यक्ति को निर्णय प्रक्रिया और कार्यस्थल में सम्मान, यानी सिर्फ मौजूदगी नहीं, भागीदारी भी। DEI अमेरिकी सिविल राइट्स एक्ट 1964 से शुरू हुआ, जहां नस्ल, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव रोकने के लिए कानून बनाया गया। DEI क्यों लागू किया गया? जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्यस्थलों में नस्लीय और लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए DEI US गवर्नमेंट लेकर आई, क्योंकि यह बहुत बढ़ता जा रहा था। अल्पसंख्यकों और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाने के लिए इस बिल को लाया गया, सरकारी और निजी संस्थानों में संतुलन लाने के लिए। लेकिन अब दौर बदला है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ही इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो क्या अब सामाजिक समानता अमेरिका को नहीं चाहिए? अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर पूरी ताकत से लौट आया है। व्हाइट हाउस की कुर्सी पर वापसी के बाद ट्रंप प्रशासन ने विविधता और समानता और समावेश यानी कि DEI पर सीधा हमला बोला है। अमेरिका की समान रोजगार अवसर आयोग यानी कि EEOC की कार्यवाहक अध्यक्ष एंड्रिया लुकास ने एक्स पर पोस्ट कर सियासी तूफान खड़ा कर दिया। सवाल सीधा था, क्या आप श्वेत पुरुष हैं जिन्हें नस्ल या लिंग के आधार पर कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है? और फिर इसके बाद बड़ा ऐलान, संघीय नागरिक अधिकार कानूनों के तहत आप मुआवजे का दावा कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का दावा है
कि DEI नीतियां अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के नाम पर श्वेत पुरुषों के साथ भेदभाव कर रही है और सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। क्या है? DEI कार्यक्रमों की फंडिंग पर कैंची चलाने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। कह रहा और पैसा नहीं मिलेगा। DEI नीतियां मेरिट के खिलाफ है, यह कहना है मौजूदा यूएस सरकार का। इससे श्वेत बहुसंख्यक वर्ग को नुकसान हो रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा और कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। और इसलिए कंपनियों और संस्थानों को कानूनी चेतावनी भी ट्रंप साहब दे रहे हैं और श्वेत पुरुषों से भेदभाव की शिकायत दर्ज करने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ साथ बजट को रोकने और ग्रांट रद्द करने की तैयारी में भी है डोनाल्ड ट्रंप। DEI लागू करने वाली निजी कंपनियां भी इसके रडार पर हैं। भेदभाव विरोधी कानूनों के उल्लंघन की चेतावनी भी दी जा रही है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को खतरे में डालने के संकेत दिए जा रहे हैं। यानी ट्रंप का सीधा संदेश है, नस्ल और जेंडर नहीं, सिर्फ योग्यता चलेगी। काबिलियत है तो जो चाहिए मिलेगा, काबिलियत नहीं है तो फिर आप टैलेंट लेकर आइए। ट्रंप ने संघीय सरकार में DEI कार्यक्रम खत्म करने की कोशिश तेज कर दी है। साथ ही कंपनियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि जो DEI नीतियों का पालन करेंगी उन्हें सरकारी ठेकों और फंडिंग से बाहर कर दिया जाएगा। कहते हैं अमेरिका में श्वेत पुरुषों के साथ भेदभाव है। क्या है ये इशू? ये इशू थोड़ा सा समझते हैं। श्वेत पुरुषों के खिलाफ भेदभाव के दावे दर्ज कराने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। मार्च 2023 में आ जाई EEOC ने श्वेत पुरुषों के भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। कई कंपनियों को चेतावनी मिली कि DEI कार्यक्रम श्वेत पुरुषों के अधिकार के उल्लंघन को बढ़ाते हैं। जनवरी 2024 कई अदालतों में श्वेत पुरुषों की ओर से भेदभाव के मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें कहा गया कि DEI नीतियां गैर कानूनी हैं। ट्रंप का DEI विरोध सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं है। कॉर्पोरेट अमेरिका, यूनिवर्सिटीज और NGOs भी अब सीधे निशाने पर हैं। अमेरिका में विविधता बनाम योग्यता की बहस एक बार फिर से सियासी युद्ध में बदल चुकी है। अमेरिका में बराबरी की जंग अब उल्टी दिशा में जाती दिख रही है। जिस एजेंसी का जन्म नस्लवाद और लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए हुआ था, आज वही एजेंसी सियासत के केंद्र में है, बहस के केंद्र में है। 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम अमेरिकी इतिहास का वो कानून जिसने अश्वेत अमेरिकियों के साथ हो रहे भेदभाव को रोक लगाने के लिए रखी थी, एक तरह से नींव रखी इस कानून ने। इस कानून के तहत बनी EEOC यानी कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कमीशन। मकसद था कार्यस्थल पर नस्लीय भेदभाव को कम करना, लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाना। लेकिन अब कहानी पूरी तरीके से पलट गई है। जनवरी में व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी के साथ ही ट्रंप ने संघीय सरकार के DEI कार्यक्रमों पर हमला बोला। ट्रंप का दावा है कि DEI नीतियां अमेरिका के श्वेत बहुसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय करती हैं। सवाल बड़े हैं कि क्या DEI अब बराबरी नहीं, क्या विभाजन का रास्ता बन चुका है? क्या नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाली एजेंसियां अब राजनीतिक हथियार बन रही हैं? क्या 1964 की सोच अमेरिका की राजनीति में टिक पाएगी? अमेरिका में बराबरी की लड़ाई अब अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक और न्याय बनाम राजनीति की लड़ाई बन जाएगी। देखना दिलचस्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट खबर की। धरती के बेहद करीब एक एस्टेरॉयड घूम रहा है जिसका नाम है कॉमेट 3I एटलस। इसके बारे में आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, लेकिन असल सवाल यह है, यह खतरा है या रहस्य है? जरा फुल स्क्रीन आप तस्वीर देखिए, उसके बाद इसके बारे में करते हैं डिटेल से बात, जिस 3I एटलस की बात की जा रही है। DEI एटलस, जिसकी तस्वीर मैंने अभी आपको दिखाई, वो धूमकेतु जिसे वैज्ञानिक पिछले 5 महीनों से लगातार ट्रैक कर रहे थे, वो अब धरती के बेहद करीब है। वैज्ञानिकों ने शुरुआत में धूमकेतु की कक्षा गति का अध्ययन कर समझने की कोशिश की थी, क्या यह हमारे लिए कोई खतरा पैदा कर सकता है या नहीं। अच्छी खबर यह है कि अब तक के आंकड़ों के मुताबिक कॉमेट 3I एटलस से धरती को कोई खतरा नहीं है। जी हाँ, ये धूमकेतु एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट यानी कि हमारी सौर प्रणाली के
पार से आया है और इसकी खासियत यह है कि ये लगातार सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ धरती के पास से गुजर रहा है। क्या है कॉमेट 3i एटलस? ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसे कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ स्पेसशिप जैसा लगता है। हालांकि एक धूमकेतु है, एस्टेरॉयड, जिसे वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजा है। 19 दिसंबर 2025 को पृथ्वी के सबसे करीब से होकर गुजरेगा। इसे एटलस ने खोजा था, इसलिए इसका नाम 3i एटलस रखा गया है। वैज्ञानिक इसे करीब 5 महीने से लगातार ट्रैक कर रहे हैं। वैज्ञानिक जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये खतरा तो नहीं है कोई। नासा के मुताबिक ये धूमकेतु पूरी तरह से सुरक्षित दूरी से धरती को पास कर जाएगा। तकरीबन 1.8 AU यानी कि 27 करोड़ किलोमीटर दूर से यह धूमकेतु निकलेगा। यह धूमकेतु 1 जुलाई 2025 को नासा के एटलस टेलीस्कोप से खोजा गया। यह हमारे सौर मंडल के बाहर से तीसरा पक्का अंतर तारकीय ऑब्जेक्ट है। पहला 2017 में ओउआमामुआ खोजा गया था, दूसरा 2019 में बोरिसोव, इसलिए इसका नाम थर्ड रखा गया, यानी कि 3i एटलस रखा गया। 3i इंटरस्टेलर, जो कि ऐसा धूमकेतु है जो पृथ्वी से काफी दूर से गुजरा है, इसलिए धूमकेतु से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं वर्ल्ड नाउ में इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। हमारा आज का सवाल यह है कि स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप में है? ऑप्शन ए यूरोप और ऑप्शन बी एशिया। सही जवाब भेजिए 724077 724077 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अपनी स्मार्ट टीवी पर देखिए 24/7 लगातार